हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंधायुग नाटक की प्रवृत्तियाँ। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक उद्देश्य प्रधान रचना है। अन्य सभी सार्थक कृतियों की तरह अंधायुग भी एक मूल्य निरूपक, कथ्य प्रधान, संदेश प्रधान और स्व उद्देश्य कृति है। अंधायुग नाटक की प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, युद्ध के विनाश का चित्रण। अंधायुग की प्रमुख प्रवृत्ति है कि युद्ध की विभीषिका का चित्रण करना। युद्ध मानव नियति का सबसे बड़ा अभिशाप है, जिसमें हार जीत दोनों का ही परिणाम घातक और निराशाजनक होता है। जिस सिंहासन के लिए इतने दिन संग्राम हुआ, पराजित धृतराष्ट्र और गांधारी उसी को छोड़कर अपने सौमत पुत्र को तर्पण करने के लिए वन चले गए और अंत में भीषण दावाग्नि में भस्म हो गए। विजयी पांडवों को भी अंत में अपनी विजय के खोखलेपन का ज्ञान होता है। दूसरा है युद्ध के माध्यम से मोहांधा के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाना। इस नाटक में कवि ने महाभारत के युद्ध के माध्यम से मोहांधता के दुष्परिणामों को दर्शाना चाहा है, किंतु इसका मूल बोध नकारात्मक ही नहीं बल्कि कवि ने विनाश के माध्यम से सृजन की प्रेरणा को रेखांकित किया है। वास्तव में ज्योति की कथा कहना ही कवि का मुख्य उद्देश्य है, किंतु उसने इसे कलात्मक ढंग से अंधों के माध्यम से कहा है। कवि के अनुसार यह कथा उन्हीं अंधों की है या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। तीसरा है आचरण की शुद्धता। असात्विक और अशुद्ध आचरण अनेक विकारों को जन्म देते हैं। ये विकार मनुष्य और मनुष्यता दोनों के लिए हितकार नहीं है। केवल मर्यादित और संयमित आचरण ही मनुष्य का वास्तविक कवच है, जो उसे हर प्रकार की विपत्तियों से बचाता है। चौथा है कर्मयोग का संदेश। भारती जी ने अंधायुग को गीता के निष्काम कर्म योगी की महत्ता को प्रतिपादित किया है। मनुष्य अपने कर्म के बल से नक्षत्रों की दिशा को भी बदल सकता है। मनुष्य का भाग्य पूर्ण निर्धारित नहीं है, बल्कि मानव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। बलशाली मानव जब अपने कर्म को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हो जाता है, तो सभी विपरीत परिस्थितियां उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। अनासक्त कर्मयोग की स्थापना करता हुआ वृद्ध याचक कहता है कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर
चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दशा बदल जाती है। पांचवा है मर्यादाहीन अनैतिक आचरण का विरोध। अंधा युग की एक अन्य प्रवृत्ति है कि मर्यादाहीन अनैतिक आचरण का विरोध। महाभारत के युग में दोनों ही पक्षों ने न्यूनाधिक रूप से मर्यादा का खंडन कर अपनी विवेकहीनता का परिचय दिया था। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो खंडित क्रोधित मर्यादाएं मानव को नष्ट कर देती हैं। छठा है अस्तित्ववाद के निर्णय सिद्धांत एवं कर्म सिद्धांत का समावेश। अस्तित्ववाद के अनुसार मानव का कर्म ही उसके अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करता है। मनुष्य लाचारी के कारण ही निष्क्रिय रहने का अभिशाप भोगता है। इस कृति के अनेक पात्र निरर्थकता का तीखा अनुभव करते हैं। संजय निष्क्रियता का अनुभव करते हुए कहते हैं, पर मैं तो निष्क्रिय खोता जाता हूँ क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। इस नाटक की सातवीं प्रवृत्ति है मानवीय विघटन। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का विघटन जिस तीव्रता से हो रहा है, उसका प्रभाव काव्य पर भी पड़ा। इलियट के वेस्टलैंड, होलेमैन और मर्डर इन कैथेड्रल ने उन विघटनशील मान्यताओं को मार्मिक रूप में चित्रित किया है। इलियट की इन कृतियों का प्रभाव धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग पर भी देखा जा सकता है। आठवां है प्रकृति चित्रण। धर्मवीर भारती ने केवल मानव की सामाजिक उलझनों का ही चित्रण नहीं किया, बल्कि उसकी दृष्टि प्रकृति की ओर भी गई। धर्मवीर भारती ने प्रकृति का अत्यंत आकर्षक वर्णन अपनी कृति में प्रस्तुत किया है। कवि मर्यादा का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी। इसकी नौवीं प्रवृत्ति है अलंकार योजना। जिस प्रकार बिना आभूषणों के स्त्री सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य रोचक नहीं बन सकता। अंधा युग में धर्मवीर भारती ने अलंकारों का प्रयोग भाषा की शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि के लिए किया है। धर्मवीर भारती ने उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, परंतु कवि का मन उपमा अलंकार में ही अधिक रमा है। उपमा अलंकार का उदाहरण है कि मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को कुचले हुए सांप सा। 10वां है प्रतीक योजना। प्रतीक योजना के द्वारा धर्मवीर भारती ने अपनी इस कृति से अपनी भाषा की क्षमता में असीम वृद्धि की है। कवि ने बौद्धिक चेतना को पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से अत्यंत सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया है। अंधा युग तो पूर्णतः प्रतीकात्मक रचना है, जिसका प्रत्येक पात्र किसी न किसी प्रतीक का घोतक है। 11वां है बिंब विधान।
अभिव्यक्ति की दृष्टि से धर्मवीर भारती के काव्य की अन्य उल्लेखनीय प्रवृत्ति है सशक्त बिंब विधान। पौराणिक, मनोवैज्ञानिक, प्रकृति एवं व्यक्ति के बिंबों का उनके काव्य में बाहुल्य है। 13वां है लयात्मकता। छंद और लय की दृष्टि से भी अंधायुग एक सशक्त कृति है। इस कृति के 15 कथा गायनों में उत्तम कोटि की छंदोबद्ध कविता के नमूने मिलते हैं। संवादों में लय पर इतना बल नहीं है जितना अनुभूतियों के उतार चढ़ाव को टोन या सुर और बलाघात के सहारे प्रभावशील रूप में प्रस्तुत करने पर। संक्षेप में गीता के निष्काम कर्मयोग की महत्ता को प्रतिपादित करना, युद्ध की विभीषिका का चित्रण, सात्विक और शुद्ध आचरण की महत्ता, कर्म सिद्धांत का समर्थन, कृष्ण को व्यक्ति के अतिरिक्त मंगल विधायिनी चेतना या सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित करना, इस कृति की अनुभूतिगत प्रवृत्तियां हैं। बिंब विधान, प्रतीक योजना, सुसंगठित कथा वस्तु, अलंकार योजना, छंद और लय अंधायुग की शिल्पगत विशेषताएं हैं। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि धर्मवीर भारती कृत अंधायुग कथ्य और शिल्प की दृष्टि से प्रौढ़ और उत्कृष्ट रचना है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अंधायुग नाटक की प्रवृत्तियों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।